हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे CSJM यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से बीकॉम सेमेस्टर 2 में हैं। आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ हमें एक और पेपर पढ़ना है जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी पेपर है और साथ ही साथ इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। उसके जो दूसरा सब्जेक्ट है, जो दूसरा पेपर है हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, वो पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल में हमें जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में पढ़ना है और उसका प्रैक्टिकल करना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका ऑड सेमेस्टर जो है वो सब्जेक्टिव हुआ था और जो इवन सेमेस्टर है यानी कि 2, 4, 6 तो आपका सेमेस्टर क्या है सेकेंड, तो ये कैसा होगा ऑब्जेक्टिव होगा। अभी तक की जो गाइडलाइन है, आगे कुछ भी चेंजमेंट होता है वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कितने नंबर का होगा। आपको पता होगा कि टोटल जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होता है। 25 नंबर आपके क्लास टीचर यानी कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है जो कॉलेज के ऊपर होता है, और 75 जो नंबर है उसका एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। 75 में आपको पासिंग मार्क्स 25 चाहिए होते हैं और 25 में पासिंग मार्क्स आपके 10 चाहिए रहते हैं। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि दोनों में मिला करके आपको 35 नंबर चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 25 में आपके 20 नंबर आ गए और 75 में आपके 15 नंबर आ गए, ये भी 35 हो रहा है, लेकिन आप पास नहीं माने जाओगे। क्यों? एक में आपने मिनिमम तो पा लिया 20, लेकिन दूसरे जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है वो आपका 15 मिले हैं, तो आप इसमें पास नहीं माने जाओगे। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया दोनों का पूरा होना चाहिए। इसमें आप 25 और जो कॉलेज के नंबर हैं उस पर आपको 10 नंबर चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि जो ये 75 का नंबर का जो होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें आपको 100 MCQ मिलेंगे। 100 नंबर में आपको कोई भी 75 क्वेश्चन करने होंगे। अब बात आती है कि कई बार बच्चों का एक डाउट रहता है कि 75 करने हैं लेकिन कौन से। तो आप 100 में से कोई भी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कई बार बच्चे जानकारी के अभाव में या गलती से 75 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। किसी ने 80 कर लिया, किसी ने 90 कर लिया, तो उनके कौन से 75 काउंट किए जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, जैसे एक नंबर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, दूसरा नंबर छोड़ दिया, फिर तीसरा नंबर अटेम्प्ट किया, 4, 5 आपने छोड़ दिया, 6 नंबर अटेम्प्ट किया, तो जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो जैसे ही 75 हो जाएंगे, बस उसके आगे काउंटिंग होना बंद हो जाएगा। यानी जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, जितने क्वेश्चन जो है आपने सर्कल किया है, ठीक है, गोले भरे हैं, उतने क्वेश्चन जैसे ही 75 हो जाएंगे उसके आगे काउंटिंग बंद हो जाएगी। इसीलिए 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 25 आपको मतलब आपके चॉइस पे होता है कौन से आपको छोड़ने हैं, कौन अटेम्प्ट करने हैं। तो 75 क्वेश्चन कीजिए, देख के कीजिए। अगर 75 से ज़्यादा कर रहे हो तो जैसे ही 75 पूरे होंगे उसके आगे की काउंटिंग छोड़ दी जाएगी, भले ही आपके क्वेश्चन सही हो या गलत हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट 1 जो है वो पूरी थ्योरी यूनिट है, ठीक है, जिसमें हमें अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। बेसिक अकाउंटिंग यानी कि लेजर क्या होते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती हैं, बैलेंस शीट क्या होते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, इन सब के बारे में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ठीक है,
इन सब के बारे में जो बेसिक अकाउंटिंग की एक नॉलेज है वो हमें यूनिट 1 में पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया है वो कौन है? के.एस. अय्यर। ठीक है। उसके बाद आपकी जो यूनिट 2 और 3 और 4, ये जो 3 यूनिट बचती हैं, ये पूरी न्यूमेरिकल यूनिट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और यूनिट 1 जो है वो तो पूरी थ्योरी है ही। तो हमने देखा कि हमारी जो 4 यूनिट हैं उनमें फर्स्ट यूनिट पूरी थ्योरी है, और 2 और 3 और 4 यूनिट जो है वो क्या है? न्यूमेरिकल यूनिट है। ठीक है। और पेपर जो हमारा अभी तक के लिए क्या है, हम ऑब्जेक्टिव मान के चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव होना भी है। अगर कोई चेंजमेंट होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर कोई भी फ्यूचर में नोटिस आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है व्हाट्सएप चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सिलेबस जो है ये CSJM यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो उनके लिए ये सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या पढ़ना है, रॉयल्टी अकाउंट के बारे में, हायर परचेज के बारे में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ब्रांच अकाउंट और इंश्योरेंस क्लेम, इंसॉल्वेंसी और वॉयज अकाउंट, ये आपके न्यूमेरिकल टॉपिक हैं। और जो यूनिट 1 है वो पूरा थ्योरी टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। ठीक है। जैसा कि हमने अभी पूरा सिलेबस डिस्कस किया, हमने देखा यूनिट 1 और यूनिट 2, 3 और 4, 4 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है। यूनिट 1 आपकी थ्योरी थी, 2 और 3 और 4 आपका न्यूमेरिकल यूनिट है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो क्या है आपका? रॉयल्टी अकाउंटिंग। रॉयल्टी क्या होती है? एक तरह का रेंट होता है। रेंट और रॉयल्टी में फ़र्क क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो रॉयल्टी जो होती है वो कुछ स्पेशल राइट्स आपको मिलते हैं एसेट को यूज करने के लिए, लेकिन रेंट में ऐसा नहीं होता है। तो हम पहले रॉयल्टी की बात करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जब हम एक सर्टेन अमाउंट उसको पे करते हैं कुछ स्पेशल राइट्स के लिए, किसकी? दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। रेंट में भी हम दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, रॉयल्टी में भी हम दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल अधिकार हैं। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम कुछ उसको पेमेंट देते हैं, कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक पब्लिशर है, उसने एक बुक को पब्लिश किया, और जो पेमेंट कर रहा है ऑथर को, वो किस पर मतलब करेगा? जितनी भी बुक्स सोल्ड होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी जो भी सोल्ड होंगी, उनके आधार पर एक पेमेंट कैलकुलेट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। सपोज ऑथर ने ये कहा कि हमें प्रति बुक 5 रुपये चाहिए, तो अगर 100 कॉपी बिकेंगी तो 500 रॉयल्टी हो जाएगी, और अगर 1000 कॉपी बिकेंगी तो 5000 आपकी रॉयल्टी बन जाएगी, और अगर 1 लाख कॉपी बिकी और 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए रॉयल्टी बन जाएगी। तो क्या ये कोई फिक्स है? नहीं फिक्स है। यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन या जितना ज़्यादा बुकें सेल होंगी, उनके आधार पर हमें रॉयल्टी को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि रेंट और रॉयल्टी में फ़र्क क्या हुआ। तो रेंट और रॉयल्टी में फ़र्क बहुत कम है। क्या है? रेंट हमेशा टेंजिबल एसेट में पे किया जाता है, और रॉयल्टी जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट में पे की जाती है। ठीक है। रेंट हमेशा फिक्स होगा, आप या तो मंथली पे कर रहे होगे, या तो वीकली पे कर रहे होगे, या पर डे पे कर रहे होगे, या पर ईयर पे कर रहे होगे। लेकिन रॉयल्टी जो होता है वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन पर, या जो भी आपने गुड्स सेल किए हैं। ठीक है। स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे हमें रॉयल्टी ना मिल करके क्या मिलता है? रेंट मिलता है। जैसे हम फॉरेस्ट यानी जंगल से कुछ आर्टिकल निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, रॉयल्टी नहीं मिलेगी। या किसी नदी से हम बालू वगैरह निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा?
रेंट मिलेगा, या पानी जो वाटर वगैरह से है, फिश जो है वहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉयल्टी की। तो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी जैसे माइनिंग रॉयल्टी, ठीक है, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, ऑयल वेल्स रॉयल्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, मशीन, ट्रेडमार्क्स, ऐसे कई जो है रॉयल्टी के टाइप होते हैं। जिस तरह रेंट जब हम पे करते हैं वहाँ पर हमें दो पार्टी होती हैं, एक होती है लैंडलॉर्ड और दूसरी होती है टेनेंट, ठीक है। ठीक उसी तरह रॉयल्टी में दो पार्टी होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है लेसर जिसे हम लैंडलॉर्ड के नाम से जानते हैं, और दूसरी पार्टी होती है लेसी जो एसेट को यूज करेगा। लेसर का मतलब क्या हुआ, मालिक, जो उस जमीन या एसेट का मालिक है, और लेसी का मतलब कौन है, जो उसको यूज करेगा, किराएदार। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो रॉयल्टी में आगे आप पढ़ोगे, एक टेबल हमें बनानी पड़ती है, तो उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया लेसी कौन होता है, जो एसेट को यूज कर रहा है, यानी लेसी क्या है, ये पे करेगा, पेमेंट किसको, लेसर को, किसके बदले, जो एसेट का यूज कर रहा है, जो भी उससे प्रोडक्शन या जो भी उसकी सेल होगी उस पर जो कैलकुलेशन होगा वो रॉयल्टी कहलाएगा, और रॉयल्टी दी किसको जाएगी, लेसर को। लेसर यानी कि उसे हम लैंडलॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये कौन होता है, एसेट का मालिक होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं लेसी को उस एसेट को यूज करने के लिए। नेक्स्ट आता है लीज। लीज क्या है, लेसर और लेसी के बीच में कुछ स्पेशल एग्रीमेंट होते हैं। स्पेशल एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि उसमें ये कंडीशन कुछ होती हैं कि मिनिमम रेंट क्या होगा, रॉयल्टी का रेट क्या होगा, हम कितने टाइम पीरियड के आपको लीज पे दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या आपके अधिकार होंगे, उन सब के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम लीज एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को हम डेड रेंट, फ्लैट या कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड, रॉक, सर्टेन, इन अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि मिनिमम रेंट का यूज करते हैं। नाम सेम है, एक ही बात है, मिनिमम रेंट हो, डेड रेंट हो या फ्लैट, कोई भी। मिनिमम रेंट का मतलब हुआ एक ऐसा रेंट, एक ऐसा रेट कि जो लेसर के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड रेंट बोल सकते हैं इसको, कि उसके नीचे वो पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको प्रोडक्शन हो, आपकी बुक्स बिकें या ना बिकें, आपका नुकसान हो, इससे मतलब नहीं है, हमें एक मिनिमम रेंट यानी एक फिक्स अमाउंट चाहिए। दो केस आते हैं, कई बार क्या होता है, जो एक्चुअल रॉयल्टी यानी कि प्रोडक्शन और इनटू जो रॉयल्टी का रेट था आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक्चुअल रॉयल्टी मिली, यानी एक्चुअल रॉयल्टी अगर कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा, लैंडलॉर्ड हमेशा मिनिमम रेंट को क्लेम करेगा, यानी रॉयल्टी आपकी उतनी नहीं बनी है जितनी आप लैंडलॉर्ड को पे कर सको। दूसरा आता है जब रॉयल्टी ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से, तब लेसर क्या करेगा, लेसर यानी लैंडलॉर्ड हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी को क्लेम करेगा। और मिनिमम रेंट क्या है, वो मतलब जिस तरह का आपका एग्रीमेंट है, हो सकता है सेम हो सकता है हर एक साल के लिए अलग अलग मिनिमम रेंट हो। तो हम दोनों में देख लेंगे कि हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है या रॉयल्टी, तो या तो रॉयल्टी ज़्यादा होगी या मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर हैं तो उसको कोई एक चीज़ दे दो आप, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट। लेकिन अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो आपको क्या देना होगा, मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो आपको क्या देनी होगी, जो एक्चुअल उसकी रॉयल्टी बनी है। जब मिनिमम रेंट हमें ज़्यादा देना पड़ता है और रॉयल्टी हमारी कम बनती है तो हमें हमेशा होती है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब हुआ कि काम कम होना, एक तरह का नुकसान, ठीक है। और जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा होगी और मिनिमम रेंट कम होगा तो आपको क्या होगा, सरप्लस। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो वही ये दिया गया है कि शॉर्ट वर्किंग मतलब जब आपकी जो मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम बनी,
यानी मिनिमम रेंट एक्सीड्स द एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से। फॉर्मूला ये दिया गया है, आप याद कर सकते हो। दूसरा क्या है, सरप्लस या एक्सेस वर्किंग, मतलब काम ज़्यादा कर लेना। तो जब भी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होगी किससे, मिनिमम रेंट से, तो हमें क्या होगा, सरप्लस। फॉर्मूला क्या है, सरप्लस इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। एक रेंट हम और याद रखेंगे, इसका कहीं हालांकि हमें टेबल में यूज नहीं करना पड़ता है, केवल जानकारी के लिए। एक ग्राउंड रेंट हम बोलते हैं या इसको सरफेस रेंट बोलते हैं। ये वो रेंट होता है जिसको हम ईयरली या हाफ ईयरली मिनिमम रेंट के अलावा लैंडलॉर्ड को हमें देना पड़ता है या हम देते हैं, जैसा भी हमारा लीज एग्रीमेंट होगा। ये मिनिमम रेंट से अलग होता है, ये या तो ईयरली पे किया जाएगा या तो हाफ ईयरली, ठीक है, जिसे हम ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जो आपको ऊपर शॉर्ट वर्किंग हुई, यानी जब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा था रॉयल्टी से तो आपको शॉर्ट वर्किंग होगी। तो इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का एक टाइम पीरियड होता है, और ये दिया किसके द्वारा जाता है, लेसर के द्वारा। लेसर भी जानता है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आपको प्रॉफिट होने लगे, कुछ समय तक आपको नुकसान होगा फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो जो ये नुकसान हो रहा है, यानी आप जब उसको ज़्यादा अमाउंट यानी मिनिमम रेंट पे कर रहे हो, रॉयल्टी उतनी आपकी नहीं बन रही है, तो इसको जब हमें कवर करने का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ रिकूपमेंट, यानी शॉर्ट वर्किंग का जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने का। और वो कवर केवल दो तरीके से किया जा सकता है, या तो एक हमें फिक्स राइट होगा या तो एक फ्लोटिंग राइट होगा। फिक्स राइट का मतलब हुआ जब टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया जाता है, एक सर्टेन पीरियड दिया होगा। जैसे क्वेश्चन में या तो लिखा होगा फर्स्ट, या एक डेट दी होगी अप टू। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट 2 ईयर या फर्स्ट 3 ईयर या फर्स्ट 4 ईयर, तो हमारा टाइम पीरियड फिक्स हो गया कि स्टार्टिंग से लेकर के आप केवल 3 साल तक आप अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक डेट दी होगी कि अप टू 2 जनवरी या 31 जुलाई, इस तरह से आपको एक डेट और ईयर दिया होगा। तो ये टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है जिसे हम फिक्स्ड राइट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग राइट। फ्लोटिंग राइट का मतलब है जब आपका टाइम पीरियड आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। आगे शिफ्ट होने का मतलब क्वेश्चन में आपको 3 वर्ड देखने होंगे, कौन कौन से, या तो क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा होगा, या तो फॉलोइंग लिखा होगा, या तो सब्सक्वेंट लिखा होगा। नेक्स्ट फॉलोइंग सब्सक्वेंट का मतलब है कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई उसके आगे, मान लो नेक्स्ट 2 ईयर लिखा, ठीक है, तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई उसको हम नहीं काउंट करेंगे, उसके आगे के जो 2 साल हैं उनको काउंट करेंगे। यानी ये जो शॉर्ट वर्किंग है इसका टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ तक है, क्या, रिकूप करने का। जो यहाँ नुकसान हुआ है हम उसको यहाँ तक रिकूप कर सकते हैं। कैसे होगा वो भी हम एक जब क्वेश्चन देखेंगे तब आ जाएगा समझ में। दोनों में एक चीज़ याद रखना कि जब भी टाइम पीरियड फिक्स होगा तो हम शॉर्ट वर्किंग के ईयर को काउंट कर लेंगे। मान लो स्टार्टिंग के ईयर बोल दिए तो हम स्टार्टिंग से काउंट कर लेंगे जहाँ से हमारा लीज का टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 3 ईयर है तो जहाँ से हमारा लीज का टाइम स्टार्ट हुआ काउंट कर लेंगे। लेकिन जब भी फिक्स्ड या फ्लोटिंग की बात आ रही होगी तो जब शॉर्ट वर्किंग होगी उसके नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, ठीक है, तो टाइम हमारा आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो टाइम पीरियड हमारा ख़त्म हो गया तो उस शॉर्ट वर्किंग का क्या होता है, वो शॉर्ट वर्किंग हमारी अनरिकूव्ड में चली जाती है, जिसे हम शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड के नाम से जानते हैं। यानी ये जो है लेसी का नुकसान हो गया, अब ये शॉर्ट वर्किंग वो भविष्य में कभी भी रिकूप नहीं कर सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म स्ट्राइक या लॉकआउट। स्ट्राइक जैसा कि हम जानते हैं एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है, और लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। दोनों ही केसों में प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। क्यों, व्यापार चल नहीं रहा, यानी कि एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, वो स्ट्राइक है, या एम्प्लॉयर ने ताला डाल दिया, वो क्या है, तब भी काम नहीं होगा। तो जब काम नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा आगे कुछ सेल नहीं होगी। तो प्रोडक्शन
या सेल ना होने के कारण आपकी रॉयल्टी भी नहीं बनेगी। तो इसमें कुछ केस होते हैं कि जो आपका मिनिमम रेंट होता है या तो उसको रॉयल्टी मान लेते हैं या उसको एक प्रोपोर्शनेट हम कम कर देते हैं कि 3 महीने 4 महीने काम नहीं हुआ तो उस टाइम पीरियड का मिनिमम रेंट हम कम कर देंगे। ठीक है, या तो एक परसेंटेज डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि 30% 40% हम आपका मिनिमम रेंट कम कर देंगे। तो 3 4 कंडीशन होती हैं, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सब लीज का। सब लीज का मतलब हुआ कि मान लो बी ने कोई प्रॉपर्टी ए से ली, तो ए कौन हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, और बी कौन हो जाएगा, लेसी हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी थी कि बी के द्वारा पूरी प्रॉपर्टी में प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता था, तो बी ने इसका कुछ पार्ट जो है वो किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो ये क्या कहलाता है, सब लीज। यानी कि जब जो लेसी था उसने जो एसेट उसने लिया था यूज करने के लिए, उसका कुछ पार्ट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो वो क्या कहलाता है, सब लीज। अब यहाँ पे बी के द्वारा दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो इन द बुक्स ऑफ लेसी जो किसके लिए होगा, ए के लिए होगा, और ये बी सी के लिए क्या बन जाएगा, लेसर बन जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ लेसर बी के द्वारा ही दोनों अकाउंट बनाए जाएंगे। सब लीज का जब टॉपिक आएगा तो और डिटेल में हम बता देंगे कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती हैं, कैसे क्या होगा। ठीक है, एक टेबल दी गई है, उसके माध्यम से हम एक बार थोड़ा देख ले रहे हैं कि आखिर कौन कौन से कॉलम बनेंगे, क्या क्या नाम रहते हैं। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल या एनालिटिकल टेबल। हमें टोटल 9 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पहला कॉलम बनता है हमारा ईयर का, दूसरा आउटपुट सेल्स या प्रोडक्शन का, तीसरा कॉलम हमारा बनेगा रॉयल्टी का, और उसके बाद हमें ऐट द रेट करके वो लिखना पड़ेगा जो उसका रेट होगा, पर टन है या पर यूनिट है, जिस भी तरह से बुक में दिया गया होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया होगा। मिनिमम रेंट या तो ईयरली होगा, या तो हाफ ईयरली होगा, या तो क्वार्टरली होगा। जब ईयरली की बात आ रही है तो जैसे दिया गया हम नोट कर लेंगे। हाफ ईयरली की बात आ रही है तो हम मिनिमम रेंट को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो भी मिनिमम रेंट आएगा उसको हम लिख लेंगे जब हाफ ईयरली की बात आ रही होगी। और जब क्वार्टरली की बात आ रही होगी तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। यानी मिनिमम रेंट को हम कितने डिवाइड कर देंगे, 4 से। एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मिनिमम रेंट आएगा उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट कॉलम बनता है हमारा शॉर्ट वर्किंग का। शॉर्ट वर्किंग यानी कि जो नुकसान हुआ किसको, लेसी को, ये हम टेबल बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सरप्लस का। सरप्लस यानी कि जो लेसी को फ़ायदा हुआ है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप यानी जो लेसी का नुकसान हुआ था उसने उसमें कुछ अमाउंट को रिकूप कर लिया है, कवर कर लिया है। और नेक्स्ट आता है अनरिकूप्ड का। अनरिकूप्ड का मतलब हुआ अब इस अमाउंट को जीवन में कभी भी रिकूप नहीं किया जा सकता। ये नुकसान हो गया किसका, लेसी का। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम पे कर देते हैं लैंडलॉर्ड को। तो लास्ट का जो कॉलम बनता है हमारा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में कभी भी मिनिमम रेंट से कम अमाउंट नहीं आएगा। यानी हमेशा मिनिमम रेंट या मिनिमम रेंट से ज़्यादा अमाउंट आएगा, लेकिन मिनिमम रेंट से कम नहीं आएगा। ठीक है, अब इस टेबल में जो ये वैल्यू निकाली गई हैं उनकी बात करते हैं। आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, रॉयल्टी का रेट भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो जब रॉयल्टी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, आउटपुट या प्रोडक्शन या सेल्स और एक रॉयल्टी का रेट होगा, तो यानी आउटपुट और इनटू रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रॉयल्टी मिल जाएगा। मिनिमम रेंट भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगी, हम रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, सरप्लस, और अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट वर्किंग। जैसा कि नीचे हमने लिखा है कि शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट।
अगर आप रॉयल्टी से ही केवल मिनिमम रेंट को माइनस कर रहे हो तो अगर कभी भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी, और अगर कभी भी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा। जैसा क्वेश्चन में लिखा है ऊपर कि जो रिकूपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट 5 ईयर ओनली दिया गया है। जैसे ही हम फर्स्ट 5 ईयर काउंट करेंगे उसके बाद की शॉर्ट वर्किंग कभी भी हम रिकूप नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको शॉर्ट वर्किंग हुई तो हम यहाँ से ईयर को काउंट किए ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ईयर दिए गए और 5 ही हमें साल का जो डाटा दिया गया है। ठीक है, रिकूपमेंट का टाइम अलग हो सकता है, लीज का टाइम अलग हो सकता है। ठीक है, पहले ईयर हमें शॉर्ट वर्किंग हुई, नेक्स्ट ईयर भी हमें शॉर्ट वर्किंग हुई, फिर थर्ड ईयर हमें क्या हुआ, 1500 का प्रॉफिट हो गया। तो हमने बताया था कि फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट 5 ईयर दिया है तो हमारा अभी टाइम बचा हुआ है किसका, रिकूपमेंट का। तो हम जो हमें प्रॉफिट हुआ है इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, यानी कि लेसर को पेमेंट नहीं करेंगे। तो हमने रिकूप कर लिया 1500, क्यों, हमारा सरप्लस ही 1500 था। तो जो पहले शॉर्ट वर्किंग है पहले उसको कवर मतलब रिकूप करेंगे, बाद वाली शॉर्ट वर्किंग बाद में। तो हमने 1500 काट लिया, अभी भी हमारा 1000 का नुकसान बचा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आए हमें फिर प्रॉफिट नुकसान हो गया 1500 का, और फिर हम नेक्स्ट ईयर आए तो हमें 500 का प्रॉफिट हो गया। तो 500 हमने रिकूप कर लिया। आपने यहाँ पर 1000 अभी आपके बचे थे तो 500 आपने रिकूप कर लिया, अभी भी आपका कितना बचा है, 500। ठीक है, तो 500 ये 15 2000 और ये 15 3500 अनरिकूप्ड में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा ख़त्म हो गया। हमने आपको बताया कभी भी मिनिमम रेंट से कम नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पेमेंट हुई है वो 7500 हुई है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दोनों पार्टी की जर्नल एंट्री की। ठीक है, तो अकाउंटिंग की जो एंट्री है वो किसकी, इन द बुक्स ऑफ लेसी या लाइसेंसी या पब्लिशर। ठीक है, यानी कि जो एसेट को यूज कर रहा है उसकी बुक में देखेंगे। तो जब भी एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी किससे, मिनिमम रेंट से, यानी मिनिमम रेंट क्या है, ज़्यादा है रॉयल्टी से, बोल सकते हैं। तो जब भी मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से हमें हमेशा शॉर्ट वर्किंग होगी। शॉर्ट वर्किंग का मतलब हुआ काम कम होना, यानी प्रोडक्शन उतना भी नहीं हुआ जितना आपका मिनिमम रेंट था, यानी काम कम हुआ। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पर हम पेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेसी के द्वारा अमाउंट को पे किया जाता है। आप चाहो तो रॉयल्टी पेबल अकाउंट बोल सकते हो या चाहो तो केवल रॉयल्टी अकाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, या रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये कब होगी, जब रॉयल्टी उसको पे की जाएगी। उसके बाद लैंडलॉर्ड का जब पेमेंट करेगा तो क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जब ईयर के एंड में जो रॉयल्टी आपने मतलब स्टार्टिंग में की थी उसको हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल देंगे। अगर प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग का यूज होगा, और अगर कोई गुड्स को सेल किया जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस का यूज करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और टू शॉर्ट वर्किंग का हम केवल तब यूज करेंगे जब रॉयल्टी हमारी अनरिकूव्ड में जाएगी। ठीक है, इस एंट्री का यूज हमेशा नहीं होगा, केवल तब होगा जब अमाउंट अनरिकूव्ड में गया होगा। यानी शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड हुई है तो अमाउंट यहाँ पे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि जो ये आपने ऊपर एंट्री की है रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, इसकी जगह हमें दो एंट्री करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं, जब वो मिनिमम रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को तो मिनिमम रेंट लेजर ओपन करने को बोल देता है।
तो उस केस में हमें 2 एंट्री करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट। वही एंट्री है, केवल यहाँ पे मिनिमम रेंट लेजर बनाने के लिए हमें मिनिमम रेंट को ओपन करना पड़ा है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम हो रहा है जैसे प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और अगर सेल्स का कोई काम हो रहा है तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब रॉयल्टी ज़्यादा होगी किससे? मिनिमम रेंट से, यानी रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, तो हमें हमेशा क्या होगा? सरप्लस होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा किसको? लेसी को। तो उस केस में रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, जो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी बनी है। ठीक है, अब पेमेंट जब होगा तो लेसर के द्वारा एक कंडीशन डाल दी जाती है कि ठीक है, आप फिक्स्ड या फ्लोटिंग टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है, कोई एक टाइम पीरियड, आप अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर लो। तो जब भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगी तो वहाँ पे हमें एक एंट्री ये नहीं करनी पड़ती है, लैंडलॉर्ड टू बैंक, जो उसका पेमेंट होना था, लेकिन रिकूप अगर हम कुछ कर रहे हैं अमाउंट, तो क्या आ जाएगा? रिकूपमेंट। ठीक है, जो अमाउंट हमने रिकूप किया है। जो ये ऊपर इससे पहले वाले में जो शॉर्ट वर्किंग थी, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग थी वो एक्चुअल शॉर्ट वर्किंग थी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर रहे हैं, वो अमाउंट आएगा। और जो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र होती है शॉर्ट वर्किंग, ये अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग जाती है। याद रखना, तीनों जगह नाम सेम रहेगा शॉर्ट वर्किंग का, लेकिन अमाउंट हमेशा अलग आएगा। ये प्रॉफिट लॉस में तभी नाम आएगा जब अमाउंट अनरिकूप्ड हुई होगी, और लैंडलॉर्ड टू बैंक में तब नाम आएगा जब शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिनिमम रेंट की बात नहीं की जा रही है तो हमें ना ही शॉर्ट वर्किंग होगी और ना ही कभी उसको रिकूप करने का कोई कंडीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जब रॉयल्टी बराबर होगी मिनिमम रेंट के, यानी जितना मिनिमम रेंट है उतना ही रॉयल्टी है, तो सबसे सिंपल, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, या रॉयल्टी पेबल। या तो पेबल बोल दो तो ठीक है, नहीं तो रॉयल्टी अकाउंट भी आपका सच माना जाएगा। टू शॉर्ट वर्किंग केवल तब आएगा जब अनरिकूव्ड में अमाउंट गया होगा। ये हमने इन द बुक्स ऑफ लेसी की बात की। अब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी लेसर, जो मालिक है। तो जब भी रॉयल्टी ड्यू होगी, यहाँ भी क्या है? मिनिमम रेंट ज़्यादा है किससे? रॉयल्टी से। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड या लेसर में हमने लेसी में क्या सीखा था कि जब मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से तो हमें क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग। ये किसकी बुक में था? लेसी की बुक में था। लेकिन सेम कंडीशन, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से तो लेसर की बुक में रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रॉयल्टी रिजर्व के नाम से। बात एक ही है, जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है वही रॉयल्टी रिजर्व का अमाउंट होगा, लेकिन ये किस में माना जाएगा? लेसर की बुक में। ठीक है, तो जब ड्यू होगी रॉयल्टी तब क्या होगी? लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व। आप यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल लिख सकते हो या केवल रॉयल्टी अकाउंट लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रॉयल्टी अकाउंट लिख दो या रॉयल्टी रिसीवेबल, क्योंकि लैंडलॉर्ड क्या रिसीव कर रहा है और जो लेसी था वो पे कर रहा है, इसलिए वहाँ पे पेबल आया था और यहाँ पे रिसीवेबल आया। शॉर्ट वर्किंग का नाम जो होता है वो रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई जगह आपको शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस के नाम से भी दिया होगा। नेक्स्ट आता है, जब पेमेंट को रिसीव किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। लेसी पेमेंट कर रहा है किसको? लैंडलॉर्ड को। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ईयर के एंड में जाकर के रॉयल्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, किसमें? प्रॉफिट लॉस में। तो रॉयल्टी टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे इससे ऊपर हमने क्या देखा था? लेसी की बुक में
जो अमाउंट अनरिकूव्ड में जाता था वो हम टू शॉर्ट वर्किंग के नाम से लिख रहे थे। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को हम रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानते हैं, तो सेम अमाउंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये केवल तब आएगा जब कोई भी अमाउंट अनरिकूव्ड में जा रहा है। इसकी हम अभी टेबल आपको बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आती है एंट्री जब आपका रॉयल्टी ज़्यादा है किससे, मिनिमम रेंट से। तो लेसी की बुक में हमें क्या हुआ था, सरप्लस हुआ था, तो यहाँ भी क्या है, सरप्लस होगा। किसको, यहाँ भी हम किसके, सरप्लस के नाम से जानते हैं। तो रॉयल्टी ड्यू होगी तो लेसी टू रॉयल्टी। उसके बाद जब पेमेंट रिसीव करेगा कौन, लेसर, तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आपने वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप का अमाउंट पढ़ा था, यहाँ पे हम शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आप अमाउंट रिकूप कर रहे हो वो आएगा। ठीक है, बैंक टू लेसी, और ईयर के एंड में जा कर के रॉयल्टी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। रॉयल्टी रिजर्व का नाम केवल तब आएगा जब अमाउंट अनरिकूप में गया होगा। ठीक है, और सेम चीज़ जब रॉयल्टी बराबर होगी मिनिमम रेंट से, तो लेसी टू रॉयल्टी, बैंक टू लेसी, और लास्ट एंट्री क्या होगी आपकी, रॉयल्टी टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व का नाम केवल तब आएगा जब अनरिकूव्ड में गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जो लेसर है उसके बुक में एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी। तो पहला आपने कॉलम पढ़ा था किसका, ईयर का था। दूसरा क्या था आपका, आउटपुट का था, ये लेसी की भी बुक में था। तीसरा कॉलम क्या था, रॉयल्टी का था। एट द रेट एक जो है रुपए का दिया गया होगा, प्रति टन या प्रति यूनिट दिया गया होगा। नेक्स्ट क्या था आपका, मिनिमम रेंट का। इसके बाद क्या आपकी आई थी, शॉर्ट वर्किंग। लेकिन हमने आपको बताया इन द बुक शॉप जब लेसी की बात होगी तो शॉर्ट वर्किंग यूज होगा, इन द बुक शॉप लैंडलॉर्ड की बात होगी तो रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा सरप्लस का। वहाँ पे जिस नाम से शॉर्ट वर्किंग को जान रहे थे वो हम यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानेंगे। तो रॉयल्टी रिजर्व रिकूप्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूप्ड। रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूप्ड। और लास्ट का क्या आएगा आपका कॉलम, उसमें हमने अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड आएगा लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। लेसी के द्वारा जो अमाउंट रिसीव करेगा कौन, लैंडलॉर्ड। तो ये 9 कॉलम बनेंगे। पहला क्या होगा, ईयर का, दूसरा आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, पांचवा रॉयल्टी रिजर्व जो कि शॉर्ट वर्किंग के नाम से जानते हैं, पांचवा छठा सरप्लस, 7 रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड, 8 रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड, और 9 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। इस तरह हमने इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड दोनों की बुकों में जर्नल एंट्री और उसकी एनालिसिस टेबल के बारे में सीखा। उम्मीद करते हैं आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू की बात करेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इस बार एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है।